अच्छा बेटा, एक चीज याद रखना, यहाँ से आपकी क्या आ रहा था, इलियम। क्या आ रहा था, इलियम। मैं ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट बना रही हूँ। अच्छा बेटा, ये इलियम था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पर प्रेजेंट होगा क्या, इलियोसिकल वाल्व। क्या प्रेजेंट था, इलियोसिकल। इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। यहाँ पे वो कंट्रोल कर रहा था फूड को, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा था, यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाता है, सीकम। ये जो पाउच से यहाँ पे नजर आता है नीचे बल जा रहा होता है, उसे क्या कह रहे होते हैं, सीकम। क्या कह रहे होते हैं, सीकम। सीकम। इस तरीके से यहाँ पर अपेंडिक्स होता है, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये अपेंडिक्स की स्टोरी में बाद में बताऊंगी कि एरिया में डिफरेंट होता है, कभी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ये सीकम हो गया, ठीक है। इसके बाद ये क्या स्टार्ट होता है, असेंडिंग कोलॉन, ठीक है। उसके बाद यस मैम। ये देखो, तो ये क्या स्टार्ट होता है, ट्रांसवर्स कोलॉन। इस ट्रांसवर्स कोलॉन की बात याद रखना, ये जो यहाँ से किंग आ रहा है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, आपका लिवर। क्या प्रेजेंट होता है, लिवर। आ रही बात समझ। यस मैम। अब ये लिवर आता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो इसको कहते हैं, इसे कहते हैं हेपेटिक फ्लेक्चर। क्या कहते हैं, हेपेटिक फ्लेक्चर। समझ आ रही है, फ्लेक्चर जहाँ पे भी वर्ड यूज आएगा, दैट्स मीन किंग, मुड़ना। समझ आ रही है, यस मैम। वाली साइड राइट कर लो और ये वाली लेफ्ट कर लो। तो हम इसकी बात करेंगे, इसे कोलॉन भी कहते हैं। तो ये राइट कोलिक भी होगा, नाम दे सकते हो, और लेफ्ट कोलिक वो आगे जाके मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ओके मैम। इस तरीके से ये देखो, ये आएंगे, ठीक है। ये नीचे इसी तरीके से ये आएगा, डिसेंडिंग को। क्या हो जाएगी, डिसेंडिंग कॉलम। डिसेंडिंग कोलॉन। ये होगी आपकी डिसेंडिंग कोलॉन। अब इस पे याद रखना, इसके ऊपर भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है स्प्लीन, जो आपका टर्निंग हो रही होती है। समझ आ रही है, इसीलिए इसे हम कहेंगे स्प्लेनिक फ्लेक्चर। क्या कहेंगे, स्प्लेनिक फ्लेक्चर। स्प्लेनिक फ्लेक्चर। मेरा डायग्राम नजर आ रही है ना सारों को, यस मैम। क्या कहेंगे, स्प्लेनिक फ्लेक्चर। तो ये कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट कोलिक। समझ आ रही है, इस तरीके यस से। मैम। वो जो नीचे आ रही थी, सॉरी बेटा। अच्छा, अब ये देखो, ये जो नीचे आ रही थी, नीचे आके क्या बनाती है, ये सिग्मोइड कोलॉन थी, ठीक है। यस मैम। और यहाँ पे नीचे आके क्या बनाएगा, रेक्टम, रेक्टम। ठीक है, रेक्टम बनाएगी। यहाँ पर क्या होते हैं, स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यस मैम। एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर्स, और एक यहाँ पे क्या एक्सटर्नल। होता है, और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स, ठीक है। यस इंटरनल मैम। स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, ये स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। यस मैम। इनवॉलेंट्री। और ये इनवॉलेंट्री होते हैं। और ये क्या होते हैं, वॉलेंट्री। ये वॉलेंट्री होते हैं। और ये स्केलेटल मसल्स होते हैं, यहाँ पे कंट्रोल में होते हैं। बात समझ आ रही है यस मैम। सबको। यस मैम। अब जो ये रेक्टम है, ये आपकी क्या होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। रेक्टम जो होती है 20 सेंटीमीटर होती है, और ये एम्प्टी होती है जब तक, जब आपको डेफिकेशन का प्रोसेस करना होता है तब ये फिल आउट होती है, उससे पहले ये एम्प्टी होती है। आ रही बात समझ। यस मैम। मैम रेक्टम का आपने क्या बताया, 20 सेंटीमीटर? जी बेटा, 20 सेंटीमीटर। आ रही है समझ, यस मैम। ठीक है। ये मैम सबको 20 क्लियर है, सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। जी बेटा। मैम जी जी, ये जो एक आपने बात बताई है, ये टर्निंग वाली जो है हमारे असेंडिंग कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम की जहाँ पे टर्निंग हो रही है, वापस बता दें। अच्छा बेटा, बेटा आप म्यूट कर दो, बैकग्राउंड में शोर होता है। अच्छा ये देखो बेटा, ये इसकी बात करें ना, तो ये फ्लेक्चर्स हैं। मतलब जहां पे भी किंक आता है, जहां पे भी टर्न आएगा, उसमें हम उसको नाम देते हैं फ्लेक्चर। तो इसको हम हेपेटिक फ्लेक्चर इसलिए नाम दे रहे हैं, ऊपर लिवर पड़ा हुआ है इसलिए इसको हम दे रहे हैं हेपेटिक फ्लेक्चर। इसके ऊपर ये जो किंक आ रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, स्प्लीन ऊपर पड़ी हुई है, इसलिए हम उसको स्प्लीनिक फ्लेक्चर का नाम दे रहे हैं, क्योंकि आसपास जो स्ट्रक्चर गुजरा है उसी का नाम दे दिया हमने इसको। आ रही है बात समझ। यस मैम। अच्छा, अब एक और चीज याद रखना, यहाँ पर इस तरीके से ये 3 बैंड ऑफ मसल्स बने होते हैं, ये इस तरीके से सारे आ रहे होते हैं। ये एक्चुअल में इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल आपके मसल्स होते हैं जो थिकन हो जाते हैं एरियाज के ऊपर, ठीक है।
ये इस तरह आपके प्रेजेंट होते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, टीनिया, इनको क्या कहते हैं, टीनिया कोलाई। क्या कहते हैं, टीनिया कोलाई। समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है। और इसी तरीके से इसके ऊपर फैटी टाइप के अपेंडिकल्स होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हर जगह आपको नजर आएंगे, ये फैट के अपेंडिकल्स होते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं फैटी अपेंडिकल्स। क्या कहते हैं? फैटी अपेंडिकल्स। फैटी अपेंडिकल्स। बात समझ आ रही है? यस मैम। मैम ये पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में है ना? जी बेटा, पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में। आ रही है बात समझ? यस मैम। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम ये जो फैटी वाला आपने बताया वापस कर दो, ये नहीं समझ आया। बेटा फैटी अपेंडिकल्स की पार्ट्स है, यानी ये जो टीनिया कोलाई आपको ये नजर आ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो थिकन फॉर्म में नजर आ रहे हैं, इनके साथ येलो कलर के, अगर बुक खोलोगी ना तो बेटा आपको डायग्राम भी नजर आ जाएगी, बाद में जाके देख लेना, लेक्चर भी खोलोगे तो नजर आ जाएगा। उसके अंदर येलो कलर के साइड पे फैटी अपेंडिकल्स बने होते हैं ना, टीनिया कोलाई कहते हैं। एक चीज मैं भूल गई, याद रखना, ये जो आपको इस फॉर्म में ये नजर आ रहा है ना, ये चीज, यानी ये और ये जो मैं बना रही थी, ये जो आपको इंटेस्टाइन के ये नजर आ रहे हैं बेटा, इन्हें कहते हैं Yes. हॉस्ट्रा। क्या कहते हैं? हॉस्ट्रा। हॉस्ट्रा। अब ये शेप में बने क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए, कि ये जो बोलस को ऊपर लेके आपकी काइम को ऊपर लेके जाने के लिए। समझ आ रही है? यस मैम। ये इस तरीके से बना है, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा दूसरा रिलैक्स करेगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर ये रिलैक्स करेगा, इस तरीके से फूड ऊपर चल जाएगा कोऑपरेटिव मूवमेंट के थ्रू। समझ आ रही है? यस मैम। इसमें तो मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को कोई मसला होगा। नो मैम, ये हमने पढ़ा हुआ फिजियो में। अच्छा, एक और चीज देखो। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों ने पढ़ा क्या क्या है उसमें लार्ज इंटेस्टाइन में? मैम हमने यही ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पढ़े हैं, और ये हॉस्ट्रेशंस पढ़ी हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पढ़ी है, मास मूवमेंट्स पढ़ी हैं, और एब्जॉर्प्शन वाला पढ़ा है कि यानी सेमी सॉलिड और सॉलिड, इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स पढ़े हैं, डेफिकेशन का प्रोसेस पढ़ा है। रिफ्लेक्सेस पढ़े हैं। यस मैम, रिफ्लेक्सेस पढ़े हैं। क्या रिफ्लेक्सेस में क्या पढ़ा है? मैम हम लोगों ने एक डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस पढ़ा और एक पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्सेस पढ़ा है, और फिर हम लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल जो था वो स्फिंक्टर उसके बारे में पढ़ा था। और इसके बाद जो साथ रेफिकेशन के और यानी इनहिलेशन और वो सब वो भी पढ़ा है। अच्छा, लेयर्स पढ़ ली हुई है ना इसकी आप लोगों ने? मैम यस लेयर्स तो एक बार स्टार्ट में ही पढ़ ली थी सबकी। एक ही पढ़ी है? ये वही ना, यानी मैम वो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर लेयर, ये मैम। बेटा इसके अंदर जो डिफरेंस होता है ग्लोबुलेट सेल्स का, सिंपल लैमिनास वगैरह, ये सारी चीजें पढ़ ली हुई है? नो मैम। अच्छा बेटा, चलो बेटा ये देख लो। सबसे पहले क्या था? सिरोसा। ठीक है। उसके बाद क्या था? मस्कुलरस एक्सटर्ना। उसके बाद क्या था? सबम्यूकोजा। फिर क्या था? मिकोजा। ठीक है। मिकोजा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है? सिंपल कोलमनर एपिथेलियल सेल्स। आ रही बात समझ? यस मैम। फिर उसमें देखो तो क्या होता है? लैमिना प्रोप्रिया। और फिर थर्ड पे क्या आ रहा था? मस्कुलारस मिकोजा। मस्कुलारस मिकोजा, ये पास इनके नाम याद रखना। सिंपल कोलमनर की बात करें तो उसके अंदर वो क्या सिक्रीट कर रहे थे, हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था। सिंपल कोलमनर आपके एब्जॉर्प्टिव सेल्स और दूसरे थे गॉबलेट सेल्स। आ रही बात समझ? यस। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपके सब मिकोजा का, तो इसके अंदर क्या होते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मस्कुलर लेयर की आपकी, तो मस्कुलर एक्सटर्ना के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़े थे?
दो होती है, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल जो होती है उसके अंदर आपकी होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और इंटरनल में सर्कुलर मसल। समझ आ रही है? Yes, यस ma'am. मैम। अब याद रखना जो लॉन्गिट्यूडनल मैम मसल, जी सब में कोसा में क्या होता है? बेटा, सबमिकोजा की बात करिए, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ओके मैम। बेटा ये बहुत लाइट कलर तो नहीं हो रहा, नजर आ रहा है आप लोग को? Yes, ma'am. अच्छा, अगर अब हम बात करें आपके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल की मैंने बात की थी। एक्चुअल में होते तो ये स्मूथ मसल्स हैं, लेकिन जब वो क्या कहते हैं कि वो बन जाते हैं थिकन बैंड, थिकन हो जाते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, ये आपका वो पार्ट आ रहे हैं और इसके ऊपर ये जो ऊपर से ये स्ट्रक्चर गुजरे हैं तीन, ये जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में थे, ये जो मसल्स थे ये थिकन हो रहे थे। एक्चुअल में तो ये है तो लॉन्गिट्यूडनल, यानी ऊपर से हल्के से और नीचे आके ये बिल्कुल थिकन हो गए। ये जो थिकन पार्ट हुआ था इसको हम टीनिया कोलाई कह रहे थे। क्या कह रहे थे इसे? टीनिया कोलाई। टीनिया कोलाई। आ रही है बात समझ? यस मैम। और वहां पे जो आपकी इसी के पार्ट के साथ ये जो बन रहे थे ना, ये हेल्प क्या कर रहे थे आपको प्रोपल्सिव मूवमेंट के लिए, आगे जाने के लिए। उन्हें क्या कह रहे थे हम लोग? ऑस्ट्रा। ऑस्ट्रा। ये बात सबको समझ आ रही है? यस मैम। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अच्छा, अब बेटा एक मैम चीज, इंटरनल कौन सा मसल आता है? सॉरी, इंटरनल में कौन सा मसल आता है? सर्कुलर बेटा। अच्छा, अब देखना जो वेगस सप्लाई है, वेगस ना पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ये हाफ ऑफ हाफ को देती है। समझ आ रही है? वेगस सप्लाई फर्स्ट हाफ को, ये जो आपकी कोलॉन होती है उसको सप्लाई देती है। आ रही बात समझ? यस मैम। और जो सेकंड जो होता है हाफ, उसे आपको सेकंड स्पाइनल नर्व दे रही होती है। आ रही बात समझ? यस मैम। मैम सेकंड हाफ को कौन देती है? सेकंड स्पाइनल नर्व। ओके। आ रही समझ? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, एक और चीज याद रखना बेटा, आपके अपेंडिक्स, ये जो अपेंडिक्स होता है ना बेटा, ये इस तरह वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मली तो हमने एक ही कहानी पढ़ी है कि ये आपके सीकम के नीचे प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके एक दो प्रॉब्लम्स होते हैं कि इनकी डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, कि ये आगे इसके प्रेजेंट है, इसके पीछे प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, इस तरीके से ये सारा चीजें होता है। तो अगर हम बात करें नीचे, ये आपका सीकम हो गया, ठीक है, और ये इलियोसिकल वाल्व हो गया। आ रही बात समझ? ठीक है, यस अगर मैम। इसमें देखें तो या तो ये कभी कभार होता है यूं करके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। आ रही समझ? यस मैम। इसमें अभी ना पोजीशंस होती हैं, जिस तरीके से एक टाइम क्लॉक नहीं होती बेटा ये, ठीक है, जिस तरह आप टाइम क्लॉक की बात करो तो ये आपको पता है 11 है, ठीक है, ये क्या है 12, ठीक है, ये 2 हो गया, ये फिर आपका 4 हो गया, और आपका यहाँ पे सेंटर पे आके क्या हो गया 6 हो गया। बात समझ आ रही है? यस मैम। अब ये जो है आपका सीकम का भी ऐसे हिसाब होता है, इस तरह रोटेट कर रही होती है, इसीलिए इन लोगों ने इसके नाम दिए हुए। ठीक है, अगर हम 11 के ऊपर बात करेंगे तो पैराकोलिक होगा। क्या होगा? पैराकोलिक। ठीक है, अगर हम 12 पे बात करेंगे तो रिट्रोकोलिक। ठीक है, अगर हम 2 पे बात कर रहे हैं तो स्प्लिनिक। ये उसके आसपास एरिया के अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं। ठीक है, और अगर हम 3 की बात करें तो 3 में क्या आ जाएगा? प्रोमोन्टेरिक। ये जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, और अगर हम 4 की बात करें तो पेल्विक रीजन में। लेकिन जो आपने मेन याद रखना है ना, वो आपको मैं भी बताती हूँ। एक पोजीशन ये, क्या बताया था? सॉरी, सी का क्या था? प्रोमेंट्रिक, PROMONTERIC। अच्छा, अब ये देखो, ये वाला मैंने आपको क्या बता दिया, 11 o'clock की पोजीशन आ गई। ठीक है, और ये क्या था आपका? पैराकोलिक। आ रही बात समझ? Yes, ma'am. अच्छा, अब दूसरी देखो, इसी तरीके से पोजीशन होती है, लेकिन वो क्या प्रेजेंट है 12 o'clock पे, तो ये इस तरीके से पीछे प्रेजेंट होगी। आ रही बात समझ? Yes, ma'am. बेटा मैं ये अपेंडिक्स की बात कर रही हूँ, याद रखना। ये पोजीशन है, हम लोग ने नॉर्मली क्या पढ़ा है
कि वो नीचे इस तरीके से होता है, लेकिन इसकी भी पोजीशन होती है, कुछ इसका पीछे रह हो जाते हैं, कुछ इसके आगे होते हैं, समझ आ रही है? कुछ इसके साइड पे है, कुछ सामने आ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आ रही समझ? यस मैम। अच्छा, अब देखो फिर क्या होता है आपका, 2 o'clock का होता है। अब ये 2 o'clock का क्या है, ये इस तरीके से आपके इलियोसिकल वाल्व के पास से इस तरीके से जा रहा होता है। आ रही बात समझ? और ये सबसे डेंजरस होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी क्यों। आ रही है समझ? यस मैम। ये क्या हो गया आपका? मैम जो इनको कहते हैं वो इनका एक बार नेम भी रिपीट करते हैं। सॉरी, मैम जो नेम्स है 2 o'clock पे वो भी रिपीट करते हैं। बेटा 2 o'clock का नाम याद रख लो, प्री इलिक या पोस्ट इलिक होता है। प्री इलिक यानी या तो इसके ऊपर से गुजर रहा होगा या इसके पीछे से गुजर रहा होगा, समझ आ रही है? प्री इलिक अगर ये इसके पीछे से गुजर है, ठीक है, यूं करके गुजर है, और ये पीछे से गुजर है, ठीक है, ये डॉटेड फॉर्म में कर रही हूं मैं। अगर पीछे से गुजर है तो क्या होगा? पोस्ट इलिक। आ रही है बात समझ? आ रही है समझ? मैम प्लीज इनको दोबारा से रिपीट कर यस दें एक मैम बार। आ रही। अच्छा मैं करती हूँ बेटा। बेटा देखो, सबसे पहले मैंने 11 o'clock की बात की। 11 o'clock के अंदर क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से प्रेजेंट है। पोजीशन देखो बेटा, म्यूट कर दो, पीछे से बैकग्राउंड में शोर बहुत है। ये देखो, यहाँ से देखो तो मैं इस बेटा म्यूट कर दो जिसके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। 11 o'clock की बात कर रही हूँ बेटा। ये शेप देखो जिस तरीके से बनी, ये नीचे सीकम है, ठीक है, ये इलियोसिकल वाल्व है, इस पे बनी हुई है। अगर इसकी देखो तो ये 12 o'clock पोजीशन है। 12 o'clock पोजीशन की बात कर रही हूँ तो मैं, ये रेट्रोकोइलिक है। कौन सी है? रेट्रोसीकल, सॉरी, कौन सी है? रेट्रो सीकल। आ रही है बात समझ? इसके बाद है 2 o'clock। 2 o'clock में प्री इलिक है और पोस्ट इलिक है। प्री इलिक की अगर बात करो तो पीछे से जा रहा होता है। पोस्ट इलिक की बात करो, प्री इलिक की बात करो तो आगे से जा रहा होता है, और पोस्ट इलिक की बात करो तो पीछे से जा रहा होता है। आ रही बात समझ? यस मैम। अच्छा, यस मैम। अब देखो इसके बाद आता है आपका 4 o'clock पोजीशन। ये वैसे ही बता रही हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 o'clock आपको और 12 आपको जहन में ज्यादा रहनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इलियोसिकल वाल्व है। जी बेटा। मैम आपने 2 o'clock का क्लिनिक नहीं बताया था? बेटा नाम बता रही हूँ ना, एक प्री इलिक होता है, वो इलियम के हिसाब से बता रहे हैं, कोई इलियम के सामने से गुजर रहा है और पीछे से गुजर रहा है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल बता रही हूँ। आ रही बात समझ बेटा जी? मैम आ रही है समझ। अच्छा, अब ये देखो Yes, बेटा, ये पोजीशन देखो, ये घड़ी के अकॉर्डिंग है। अगर ये देखो ना इस तरीके से, तो ये आपकी कौन सी पोजीशन बन रही है? 4 o'clock, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जा रही हूँ, समझ आ रही है? ये इन लोगों ने इसके अकॉर्डिंग आपको याद करवाने के लिए किया हुआ है। आ रही बात समझ? यस मैम। ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ, याद रखने के लिए नहीं बताया। ये नहीं कि घड़ी अंदर चल रही होती है, घड़ी नहीं चल रही होती, ये पोजीशन उनकी जा रही थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नाम दिया होता है सर्जन ने। इसी तरीके से ये वाली जो थी 4 o'clock की पोजीशन थी पेल्विक के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आती है 6 o'clock की पोजीशन। 6 o'clock में क्या होगा? ये यूं करके नीचे आ जाएगा। आ रही बात समझ? तो ये वाली पोजीशन कौन सी होगी? 6 o'clock की। नहीं आ रहा। मैम ये 6 मैम नजर नहीं अब आ रहा है? यस मैम। ये वाली पोजीशन क्या होगी? 6 o'clock की। बस घड़ी के अकॉर्डिंग याद रखो, और उसकी 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 डायरेक्शन में आप वो बना दो उसकी शेप। समझ आ रही है? यस मैम। तो ये क्या था? 6 o'clock, ठीक है। और ये क्या था? 4 o'clock। ये देखो घड़ी के देखो, ये नीचे आ गया तो 6 हो गया, ये इधर आ गया तो 4 हो गया, ठीक है। ये देखो ये ऊपर है तो ये 2 हो गया, ठीक है। ये देखो ये इस तरह जा रहा है तो ये 11 हो गया, और ये सीधा जा रहा है तो ये देखो 12 हो गया। आ रही बात समझ? मैम 6 o'clock वाले का क्या नाम है? सॉरी,
मैम जिस तरह 4 वाले का पेल्विक बेटा इसको सब सीकल कहते हैं। 6 o'clock कहाँ गया? इसको सब सीकल कहते हैं। क्या कहते हैं? सब सीकर। सब सीकल। आ रही है बात समझ? यस मैम। सबको क्लियर है ये बात? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम एक बार इनके नेम रिपीट कर दें बस। अच्छा बेटा, बेटा 11 o'clock का जहन में रखो, आपका पैराकोलिक है, ठीक है। 12 o'clock का है तो रेट्रोसिकल है, ठीक है। 2 o'clock है तो प्री इलिक है। आपको 2 o'clock में मैंने दो बताए हैं, प्री इलिक एंड पोस्ट इलिक। प्री इलिक का मतलब क्या है? आगे से गुजर रहा है इलियम के, और पोस्ट इलिक का क्या मतलब है? पीछे से गुजर रहा है, इनके पीछे से। ठीक है। उसके बाद क्या है? 4 o'clock। 4 o'clock में मैंने आपको क्या था? पेल्विक में प्रेजेंट है, ठीक है, तो पेल्विक है, ठीक है। और आपके मैंने आपको 6 o'clock का बताया। 6 o'clock का क्या मतलब है? सब सीकल, ठीक है। और इसमें ये देखो इसकी पोजीशन बिल्कुल इस, आप वॉल को याद रखो, डायरेक्शन आपको खुद ही याद रह जाएगी। आ रही है बात समझ? बेटा ये सेशन ओवर होता है तो दोबारा रिज्वाइन कर लो। बेटा इसकी बात समझ आई है आपको सारे? यस मैम आ गई है। अच्छा, अब अगर देखो तो सबसे हम लिखते हैं जो कॉमन पोजीशन है वो 12 o'clock है। कॉमन पोजीशन कौन सी है? 12 o'clock। आ रही है बात समझ? यस मैम। 12 o'clock जो है ना किसमें कॉमन है? मोस्टली जो आपको नजर आएंगे तकरीबन 70 to 80% जो लोग नजर आएंगे, या 65% पॉपुलेशन को ले लो, वो कितनी है? वो कौन होगी? आपकी 12 o'clock की पोजीशन में होगी। समझ आ रही है? यस मैम। यस रेट्रो मैम। 12 o'clock इनको नाम, जब भी कोई सर्जन भी अगर बात करो ना, अपेंडिक्स की सर्जरीज हो रही होती है, उसमें भी वो जब वो नाम लेते हैं ना तो वो यही कहेंगे, अच्छा जी इस हमने इसका रेट्रोसिकल अपेंडिक्स वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स इज रिमूव फ्रॉम दिस। तो ये जो पोजीशंस के नाम ले रहे होते हैं ना, वो इस क्लॉक के अकॉर्डिंग ले रहे होते हैं, क्योंकि आपको नॉर्मली नहीं समझ आती कि अपेंडिक्स पड़ा कैसे। इवन डेड बॉडीज के अंदर भी वो बिल्कुल, लेकिन जिस टाइम आप जब लाइव जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका निकाल रहे होते हैं अपेंडिक्स, अगर कहीं इन्फ्लेम्ड होता है तो आपको फिर उसकी पोजीशंस की ज्यादा बेहतर समझ आती है। आ रही बात समझ? यस मैम। मैम जी बेटा। मैम हम लोगों ने फिजियो में ये पढ़ा था, शायद मेरे माइंड में ये कंसेप्ट है कि अगर हमारी अपेंडिक्स को मूवमेंट की वजह से वो रप्चर हो जाते हैं। मूवमेंट की वजह से रप्चर हो जाता है मतलब? पता नहीं, मैं ये बात मुझे सही क्लियर नहीं है, बस मुझे इतना मेरे जहन में था कि मूवमेंट की वजह से, मतलब कि वो बहुत सॉफ्ट सी होती है तो मूवमेंट की वजह से वो रप्चर हो जाए। सॉफ्ट सी बेटा देखो, एक तो बात है कि राइट इलिक फोसा के पास प्रेजेंट होता है ना, इस बात थोड़ी लंबी बात है, 3 मिनट, चलो हाँ अभी टाइम है। अच्छा बेटा होता क्या है, देखो एक चीज याद रखना, अपने ना कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर रखा करो। अपेंडिक्स जो है ना वो इन्फ्लेम किसी भी वजह से, तो इट्स नॉट ओनली मूवमेंट जो इसको इन्फ्लेम करता है, कोई भी बैक्टीरिया किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी वजह से आपका अगर इन केस अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन है और वो इरिटेटेड ऑलरेडी है तो मूवमेंट से वो वर्स होगा, क्योंकि फ्लेक्जन ये सारे इलियोसॉस मसल वगैरह यूज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली पेन आएगा। आ रही बात समझ? तो जो अपेंडिक्स है उसमें फिर पेन आएगा, लेकिन उसका कॉज ये नहीं हो सकता कि सिर्फ मूवमेंट की वजह से अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड हो जाए। अपेंडिक्स की बहुत सारी कॉजेज हैं, ये वन ऑफ द कॉज हो सकती है, लेकिन आप उसको एक श्योरिटी नहीं दे सकते कि यही कॉज है। आ रही बात समझ? तो अपेंडिक्स जब इन्फ्लेम्ड होगा तो जाहिर सी बात है आप फ्लेक्जन वगैरह जितनी भी मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे आपको पता राइट इलिक फोसा पे वो प्रेजेंट है इलिक रीजन के ऊपर, तो जितनी मूवमेंट होगी सॉस मसल मूव कर रहे हैं सारा कुछ है, तो इरिटेशन तो होगी उस जगह के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये है कि सोली उसकी वजह से कॉज नहीं हो सकता। और जहां तक उसका अपेंडिक्स का ताल्लुक है, वो यही शेप्स है, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी के वो उनमें शेप्स क्या है। बात समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम आ रही है। ठीक है बेटा, आपको समझ आ रही है कि इट्स नॉट ओनली मूवमेंट जिसकी वजह से हो रहा है, इट कुड बी एनी कॉज, लेकिन हाँ जब आपको इन्फ्लेम्ड हो गया तो अगर आप मूवमेंट करोगे वो वर्स होगा उससे। आ रही बात समझ? यस मैम। ठीक है। अब याद रखना बेटा, जो मैंने आपको बताई थी 2 o'clock की पोजीशन, ठीक है, 2 o'clock की जो थी ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक पोजीशन है। वजह क्या है कि ये आपके इलियोसिकल वाल्व पे प्रेजेंट होती है। अगर ये इन्फ्लेम्ड होगा तो ये क्या करेगा? इलियोसिकल वाल्व को प्रेस कर देगा। आ रही बात समझ? इलियोसिकल वाल्व को ये क्या करेगा? प्रेस कर देगा। समझ आ रही है? प्रेस कर दो।
जब ये Yes, प्रेस ma'am. करेगा तो ये क्या करेगा, फूड को रोक देगा। यहाँ से जो आपका काइम आ रहा है वो यहाँ पे रुक जाएगा और यहाँ पे वो फिर नहीं जा सकेगा सीकम से ऊपर। समझ आ रही है? तो इसकी Yes, वजह से ma'am. यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन का डर भी होता है। तो इसलिए ये जो इनका 2 o'clock होता है, 2 o'clock वैसे मोस्टली इतने लोगों में प्रेजेंट नहीं होता जिनका, लेकिन 2 o'clock है, इसका मतलब ये है कि दैट इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन। तो 2 o'clock वालों की फिर सर्जिकल, क्योंकि जब वहां पे नहीं मूव करेगा तो यहाँ पर जमा होता जाएगा, जब वो आपके इलियम पे जमा होता जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। आ रही बात समझ?